दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लासेस में हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर देखने वाले, सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का भी देखने वाले हैं और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में जो पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, तो 1872 में, लेकिन वह अधूरी थी। पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में कराई गई थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी। जो भारत में लास्ट जो जनगणना वो कब हुआ था, तो भारत में आखिरी जनगणना सन 2011 में हुई थी। ठीक है, अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है, जो जनसंख्या वो घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र है, ठीक, उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है। ठीक है, भारत का जो जनगणना वो कितने वर्षों के बाद होता है। ठीक है, तो भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के बाद की जाती है, 10 साल के बाद भारत में जनगणना किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य वो क्या है, तो जनगणना का उद्देश्य किसी देश के कुल जनसंख्या, उसकी संरचना, साक्षरता, लिंग अनुपात, ये सभी को जनगणना का उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वो हम लोग किसे को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, वे संसाधन जो बार बार पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे संसाधन जो हम लोग बार बार उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, उन्हीं को ही हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि परिवहन के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो परिवहन के 3 मुख्य प्रकार है स्थलीय परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI क्या है। तो यह एक सूचकांक है जो किसी देश के जीवन स्तर, शिक्षा और आयु के आधार पर मानव विकास का स्तर बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 10 देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। वो कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। ठीक है, तो वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो गुजरात है। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास उपजाया जाता है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कौन कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स के पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि जनगणना के 3 मुख्य उद्देश्य बताइए। ठीक है, इसका क्या क्या उद्देश्य था जनगणना का। जनगणना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, ये लिखना है आप लोगों को। ठीक है, जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा लिखना है, तभी आप लोग को अच्छा मार्क्स आएगा और आप लोग तभी 90% ला सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में दिया गया है कि देश की कुल जनसंख्या का सही आंकड़ा प्राप्त करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में कितना जनसंख्या है, कितना क्या है, तो वो सभी आंकड़ा को प्राप्त करना ही वो हम लोगों को कहते हैं उसको जनगणना। ठीक है, अब लोगों की साक्षरता, रोजगार, आयु और लिंग अनुपात की जानकारी प्राप्त करना। 3 नंबर में दिया है कि सरकार को योजनाओं बनाने और नीतियों तय करने में सहायता प्रदान करना। इसी को हम लोग जनगणना कहते हैं। लोग कि जैसे कि हम लोग का भारत में कुल कितना अभी लोग है वो सभी का जनगणना किया जाता है। रोजगार के बारे में देखा जाता है, लोगों की साक्षरता के बारे में देखा जाता है, अनुपात के बारे में देखा जाता है, सरकार की योजनाओं के बारे में, ये सभी को हम लोग जनगणना के अनुसार हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कि मानव विकास
तो मानव विकास का अर्थ है, ठीक है, लोग के जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना। जो मानव विकास का क्या अर्थ है, तो देखिए मानव जो है वो हम लोगों को क्या है, तो लोगों के शिक्षा, जीवन स्तर को अच्छा बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, ठीक है। इनके तीन प्रमुख सूचक है, जैसे कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, आय स्तर, और 4 नंबर में दिया है परिवहन, मानव में क्या महत्व है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में दिया गया है कि परिवहन का मानव जीवन में क्या महत्व है। जो परिवहन है उसको मानव वहन जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो परिवहन वस्तुओं और लोगों के एक स्थान से, मतलब जो परिवहन है वस्तुओं और लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे भी कोई परिवहन हो गया तो एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान तक हम लोग जाने में मदद मिलता है। जैसे गाड़ी हो गया, देखिए गाड़ी में गया तो हम लोग गाड़ी में तो एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं कि देखो पॉइंट नंबर 2 कि यह व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देता है, ठीक है। ठीक है, ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। परिवहन मतलब हम लोग किसी भी जगह से हम लोग दूसरे देश, जैसे कि हम लोग देखिए भारत का जो सामान है वो हम लोग चीन भी ले जा सकते हैं, और चीन का सामान भी हम लोग भारत ला सकते हैं, या अमेरिका ले जा सकते हैं, या अमेरिका से भी भारत ला सकते हैं। तो वो सब क्या हो रहा है, तो वो सब हम लोगों को परिवहन हो रहा है, उससे हम लोगों को क्या हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है, ठीक है, परिवहन में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग 4 नंबर देखते हैं कि नवकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, मतलब इन दोनों में क्या क्या अंतर है। देखिए नवकरणीय संसाधन, ठीक है, जो बार बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे जल, पवन, सौर ऊर्जा, ठीक है। देखिए जो नवीकरणीय संसाधन जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जो जल हो गया, पवन, सौर ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि हम बार बार उसे प्राप्त कर सकते हैं, जो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन में जो वे जो समाप्त हो जाते हैं और दोबारा नहीं मिलते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे कि कोयला हो गया तो उसको हम लोग खोदेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर निकलेगा, तो मैं सोचो नहीं निकलेगा। तो ऐसे लोगों को ही हम लोग कहते हैं अवनवीकरण संसाधन, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, ये सभी हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं कि भारत में क्या पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है। तो भारत में जो जनसंख्या वितरण है वो असमान क्यों है, देखिए भौगोलिक कारण भी है, से कुछ क्षेत्र में भूमि उपजाऊ और जल उपलब्ध है, ठीक है, मतलब जनसंख्या वितरण असमान क्यों है, ठीक है। आर्थिक कारण, जहाँ लोग उद्योग और रोजगार अधिक है वहाँ जनसंख्या अधिक है। सामाजिक कारण, शहरों में शिक्षा, चिकित्सा और सुविधाएं अधिक होने से लोग वहाँ बसते हैं, ठीक है। शहर में क्यों लोग बसते हैं, वहाँ पर शिक्षा अच्छा मिलता है, वहाँ पर बढ़िया सुविधा मिलता है, इसलिए लोग शहर में रहते हैं। ये सामाजिक कारण में हो गया, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर मार्क्स वाला में। तो ग्रामीण बस्तियों के 3 प्रकार बताए। जो ग्रामीण वस्तु है, जो ग्राम, जैसे कि हम जो लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो उसके लिए 3 प्रकार बताइए, ठीक है। तो स्कूली बस्ती में होता है, ठीक है, पता ही होगा। घर घर पास पास में बने होते हैं। देखो जो ग्रामीण है वो देखिए कि आप यहाँ पर एक घर है तो उसके बगल में ये घर है, तो उसको हम लोग ग्रामीण बस्ती कहते हैं ना। अब बिखरी बस्ती, जैसे कि ग्रामीण बस्ती हो गया और बिखरी बस्ती, जिसको बिखरी का मतलब घर एक दूसरे से दूर होता है। जैसे कि हम लोग कि यहाँ पर एक घर है तो समझ लो कि वहाँ पर 1-2 किलोमीटर के दायरे में एक घर है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बिखरी बस्ती कहते हैं, क्योंकि वहाँ एक ठो इधर है, दूर दूर में जो घर रहते हैं ना उसको हम लोग बिखरी बस्ती कहते हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि रेखिक बस्ती क्या है। अब रेखिक का मतलब घर सड़क या नदी के किनारे एक सीधे में बने होता है। जैसे कि कोई भी घर है रेखिक बस्ती, जैसे कि देखो सड़क के किनारे बहुत लंबा घर है, हर बहुत लंबा तक है, या नदी के किनारे भी सीधा एकदम लंबा लंबा घर है, ठीक है, लाइन लाइन से है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेखिक बस्ती। अब हम लोग 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में कृषि के 3 प्रमुख प्रकार बताए। भारत में तो आत्मनिर्भर कृषि है, आत्मनिर्भर कृषि जैसे किसान अपनी ज़रूरत के लिए खेती करता है, ठीक है। अब व्यावसायिक कृषि, फसल बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है, देखो हम लोग का भारत। और मिश्रित कृषि, जैसे कि खेती के साथ पशुपालन भी किया जाता है। देखो इसको याद करना है कि आत्मनिर्भर कृषि मतलब जो अपने आप पर पूरा आत्मविश्वास है, ठीक है, तो वो किसान अपने ज़रूरत के लिए खेती करे, मतलब जैसे कि आप यदि खेती करते हैं तो देखिए
और आप लोगों का हो जाता है तो अपने लिए करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर कृत। और व्यावसायिक मतलब हम लोग व्यावसायिक मतलब हम लोग जो खेती करते हैं, जितना अनाज भी होता है सब हम लोग बेचते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्यावसायिक कृषि, ठीक है। और एक होता है मिश्रित कृषि, मतलब जो हम लोग खेती भी करेंगे और पशुपालन का भी काम करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित कृषि। और आप लोगों को ये मेरा समझाना का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताओ कि हाँ सर, हमको आप जो समझाते हैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं और इससे और समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में पर्यावरण प्रदूषण के 3 प्रमुख प्रकार लिखिए, ठीक है। जैसे पर्यावरण जो हुआ, जैसे पर्यावरण वायु प्रदूषण होता है, जल और ध्वनि, ठीक है। जैसे जो वायु प्रदूषण जो होता है वो धुआं होता है, देखो गैस होता है, धूल से हवा का दूषित होता है, ठीक है। ये सब हम लोग का वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत जैसे कि धुआं हो गया, जैसे कि कोई गैस हो गया, जैसे कि धूल से हवा का दूषित होना, ये सब क्या हुआ, तो ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जल प्रदूषण के अंतर्गत क्या आता है, तो जल प्रदूषण जैसे कि नदी और झील में गंदे जल का मिलना। जैसे नदी है, वहाँ पर लोग बहुत कचरा फैलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो वो जल में प्रदूषण हो गया, ठीक है। वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि मशीनों और वाहनों की आवाज़ से शोर बढ़ाना। जैसे कि देखिए मशीनी भी है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा मशीन देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। और वाहन की आवाज़, जैसे कि वाहन है, जैसे कि हम लोग बाइक यूज करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी बहुत सारा गाड़ी है, तो वो सभी में जो आवाज़ आता है वो सब इससे क्या होता है, वो सब ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे कि हम लोग डीजे सुनते हैं और आप लोग भी सुनते होंगे, तो देखिए वो सभी का जो आवाज़ जो होता है ना, वो हम लोग का ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब हम लोग 5 नंबर्स वाला मार्क्स क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा नहीं, समझाने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से सुनिएगा, मैं आपको समझाऊंगा तो उस समय, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण को समझाइए। जैसे भारत में जो जनसंख्या के वृद्धि के कारण समझाइए, तो भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कई कारण है कि जन्म दर अधिक होने लगा। जैसे कि अभी जो भारत में जनसंख्या जो हो रहा है ना, वो अभी जन्म दर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर बहुत ऊंची है, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे कि गांव देहात है, तो वहाँ पर जन्म बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब मृत्यु दर में कमी, जैसे देखो अब मृत्यु दर में कमी हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो देखो अब जैसे चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ने से मृत्यु दर घट रही है। जैसे कि अभी अभी हर जगह डॉक्टर मिल जाएगा आपसे भी कम, और हर तरह का अभी सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ही मृत्यु दर कमी हो गई, लेकिन जन्म दर बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग का भारत में जो जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। वो शिक्षा का अभाव हो गया, ठीक है। कम शिक्षा के कारण परिवार नियोजन की कमी है, ठीक है। जिसको कम शिक्षा है वो उसको जो परिवार नियोजन में कमी है, ठीक है। अब बाल विवाह की प्रथा देखो, जल्दी विवाह से जनसंख्या बढ़ती। और आजकल आप लोग देखते होंगे कि कम से कम उम्र में ही लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये बाल विवाह के प्रथा में आ जाता है, इसीलिए जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा बढ़ेगा, आप लोगों को ये समझ लेना है। तो कृषि प्रधान समाज की अधिक बच्चों को श्रम के रूप में देखा जाता है। जैसे अधिक बच्चा है तो उसमें वो काम भी करना पड़ता है, ठीक है। अब निष्कर्ष भी हम थोड़ा समझा देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा, जनसंख्या को हम नियंत्रण करने के लिए हमें शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य और जागरूकता जरूरी है, तभी हम लोग जनसंख्या को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं भारत में। ये आप लोगों को समझ में आ गया मेरा समझाना, तो ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं कि भारत में परिवहन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जो भारत में, तो देखिए भारत में परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार है। स्थलीय परिवहन, मतलब स्थल मतलब जमीन, तो देखो जमीन में तो सड़क और रेल परिवहन है, ठीक है, जो देश भर के भीतर व्यापार को जोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब जल परिवहन, जो जल में देखो कि नदियों हो गया, नदियों झीलों और समुद्र मार्गों से माल और यात्री को आगमन, देखो जो जल परिवहन हुआ, तो हम लोग जल में देखा हुआ है कि नाव में लोग जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, वहाँ से कोई भी सामान ले जाते हैं, किसी देश से सामान मंगाते हैं, किसी देश में ले जाते हैं, तो वो कौन सा परिवहन हुआ, वो जल परिवहन हुआ। और स्थलीय परिवहन जैसे कि हम लोग रोड में जाते हैं, रोड में किसी भी चीज़ में व्यापार करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग हाँ, मतलब कहते हैं स्थलीय परिवहन, ठीक है। और रेल में भी ले जाते हैं, रेल में भी हम लोग किसी भी सामान को ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये हुआ स्थलीय। और वायु के अंतर्गत जो आता है वो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाला सबसे तेज माध्यम। जैसे वायु प्रदूषण से क्या होता है ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं
कि भारत में औद्योगिक के लाभ बताए, जो औद्योगिक कारण जो हो रहा है उसके जो लाभ क्या है, औद्योगिक कारण। तो रोजगार के अवसर, उद्योग लोगों से काम देता है, मतलब ठीक है। जैसे कि कोई उद्योग, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, तो देखो फैक्ट्री जो बनता है वो लोगों के काम में है, देता है कि नहीं देता है, तो ये समझ लेना है। अब आर्थिक विकास क्या है, तो उत्पादन बढ़ाता है जिससे कि जीडीपी बढ़ती है, उत्पादन जो बढ़ाता है जिससे कि हम लोग का जीडीपी बढ़ता है। सही शहरीकरण को बढ़ावा, जैसे उद्योग से शहरों का विकास होता है। जैसे देखा किसी भी शहर जाएगा तो वहाँ पर एक फैक्ट्री होगा या बहुत सारा फैक्ट्री जो होगा वो सभी से उद्योग होता है, ठीक। वहाँ पर जो सामान बनाया जाता है, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा मेरा समझाना। अब 4 नंबर देखते हैं कि तकनीकी प्रगति, नई तकनीकें आती है जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अब निर्यात में वृद्धि, भारत में विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाता है, ठीक है। अब हम लोग निष्कर्ष लिख लेते हैं और आप लोगों को लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है, इससे आप लोगों को एग्जामिनर देखेगा तो बढ़िया मार्क्स देने का प्रयास करेगा, ठीक है। और मैंने जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं भी वैसा ही प्रश्न लिखा था एग्जाम में, ठीक है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग पॉइंट बना करके लिखिएगा, ठीक है। इससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया मार्क्स देगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि पॉइंट में ही समझाने का, इससे आप लोग बढ़िया से समझ जाएंगे और आप लोग का अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक। अब प्रायणीय समस्याओं और उनके समाधान बताइए। देखो प्रायणीय समस्या, ठीक है। तो प्राणीय मतलब देखो प्राण है, ठीक है। तो हम लोग के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। प्राणीय मतलब हम लोग का ये नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए हम लोग इसी में ही हम लोग प्राण है, ठीक है। जैसे कि वायु है तो वायु से जल प्रदूषण भूमि ये सभी को होना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पर्या पर्यावरणीय, ठीक है। मतलब पर्याय मतलब पर्यावाचन, मतलब क्या बोले तो पर्यावरण के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो मुख्य पर्यावरणीय समस्या है, पर्यावरणीय नहीं पर्यावरणीय। तो देखिए हम लोग पर्यावरण में वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण है और वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका समाधान देखो, इसका क्या क्या समाधान है, ठीक है। तो समाधान, अब ये हम लोग का है प्रदूषण के बारे में, ठीक है। हम लोग को प्रदूषण किया जाता है, अब हम इसको कैसे ठीक किए करेंगे। जैसे कि हम लोग वायु प्रदूषण है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो देखो वायु प्रदूषण के लिए हम लोगों को वृक्षरोपण करना होगा, जैसे कि हम लोग को वायु के प्रदूषण को हम लोग को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा, जैसे कि पेड़ फूल आदि को हम लोग को बढ़िया से और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इससे हम लोग का जो वातावरण है वो बढ़िया हो जाएगा, इससे कि कभी वायु प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, तो वायु प्रदूषण। अब जल प्रदूषण, अब प्रदूषण नियंत्रण कानून को पालन करना होगा, ठीक है। अब नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना होगा और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, ठीक। अब पर्यावरण के लिए शिक्षा देना जरूरी है, जैसे कि लोगों को बताना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और निष्कर्ष देख लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे कोई पर्यावरण है उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही जीवन का आधार है। और पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे, आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। नहीं रह पाएंगे। अब 5 नंबर देखते हैं कि भारत में कृषि के प्रकार का वर्णन कीजिए। जैसे भारत में जो है वो किस किस प्रकार के कृषि है, ठीक है। तो देखिए आत्मनिर्भर कृषि है, किसान अपनी ज़रूरत के लिए खेती करता है। व्यवसाय कृषि अब फसलें बाजार में बेचने के लिए करता है। मिश्रित कृषि, खेती में पशुपालन भी किया जाता है। 4 नंबर में सिंचित और असिंचित कृषि, पानी की उपलब्धता के आधार खेती होता है। शुष्क कृषि मतलब कृषि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। मतलब कृषि को कितना प्रकार, जैसे हम लोग आत्मनिर्भर मतलब अभी अभी हम लोग को 3 मार्क्स का क्वेश्चन बता चुके हैं ये वाला, ठीक है। लेकिन 5 मार्क्स में भी आप थोड़ा को समझा देते हैं, ठीक है। और शुष्क कृषि, वर्षा कम होने वाले क्षेत्रों में की जाने वाला खेती, ठीक है। शुष्क मतलब जो जिस समय पानी नहीं होता, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि राजस्थान हुआ तो वहाँ पर कम कम वहाँ पर बारिश होता है, तो वहाँ के लोग जो कृषि करते हैं वो वो कौन सा शुष्क कृषि करते हैं, ठीक है। और सिंचित और असिंचित मतलब पानी की उपलब्धता के आधार पर खेती की जाती है। जैसे कि हम लोग का झारखंड है तो झारखंड में पानी नहीं होगा तो हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। और मिश्रित खेती मतलब कि खेती के साथ हम लोग पशुपालन भी करेंगे। और व्यावसायिक मतलब हम लोग बेचेंगे फसलों को, उगेगा तो हम लोग उसको बेचेंगे, तो वो व्यावसायिक के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और आप लोगों को मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं
कि जनसंख्या पर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। ठीक है, अब देखिए एक भौतिक कारक है स्थलाकृति, जलवायु और मिट्टी के उपजाऊ क्षमता, आर्थिक कारक उद्योग रोजगार और परिवहन की सुविधा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, अब जो जनसंख्या को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, मतलब प्रभावित कर, कम नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें पूछा जा रहा है 6 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए भौतिक कारक स्थलीकृति, जलवायु और मिट्टी के उपजाऊ क्षमता होना चाहिए। ठीक है, और आर्थिक कारक उद्योग रोजगार और परिवहन की सुविधा होना चाहिए। सामाजिक कारण देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर होना चाहिए। ऐतिहासिक कारण कि पुराने व्यापारिक नगरों को और साम्राज्यों का प्रभाव होना चाहिए। और राजनीतिक कारण शांति और स्थिरता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, अब हम लोग का ये वीडियो समाप्त हो गया। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।